नमस्कार, मैं यशस्विनी और आप देख रहे हैं BTV। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हम प्रवक्ता जो अपनी राय बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। अक्सर टीवी शोज और भाषणों में आपने इन्हें देखा होगा कि ये जनता और सरकार तक अपनी राय खुलकर रखते हुए नजर आते हैं। आज हम इनसे बहुत सारे मुद्दों पे रूबरू होंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, आपको एक नेशनल टीवी शो के दौरान GD बख्शी द्वारा गाली गलौज दिया गया है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, GD बख्शी की तरफ से निसंदेह लगातार किसी को कमेंट्स किए जाते हैं और मुझे भी किया गया। और मुझे लगता है कि GD बख्शी टाइप जो लोग हैं वो सेना के लिए शर्मनाक हरकत करने के लिए जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं से उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से सेना की भी बदनामी होती है। तो मैं भारतीय सेना से भी अनुरोध करूँगा कि वो जो अपने नाम के आगे रिटायर्ड मेजर जनरल शब्द लगाते हैं उसको वो वापस लें। इससे कहीं ना कहीं से सेना के ट्रेनिंग का स्तर गिर रहा है। ऐसे लोग सेना को शर्मसार करने के लिए फेमस होते जा रहे हैं। और जो वाक़या रहा वो वाक़या निसंदेह मेरे लिए शॉकिंग था और मुझे लगता है देश के लिए शॉकिंग है। जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हुए हैं, ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, कोई ऐसा सोशल साइट नहीं बचा है जहां वो ट्रेंड नहीं कर रहा है। और शर्म की बात है कि उनकी वजह से पाकिस्तान मीडिया में भारतीय सेना को गलत नज़रों से देखा जा रहा है। भारतीय सेना के ऊपर में सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं। एक इंसान गलत करता है और हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमारा दुश्मन है वो उस वीडियो को वायरल करा करके न्यूज़ बना करे हमें अपमानित करने की कोशिश कर रहा है। आपने कहा जनरल बख्शी टाइप के लोग, तो वो किस टाइप, उन्हें आप किस ट्रेनिंग? देखिए, मैं लगातार पिछले 3 साल से टेलीविज़न डिबेट में उनके साथ बैठ रहा हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ, कभी मेरे साथ उन्होंने गाली गलौज पहली दफ़ा करा है, इससे पहले भी कई एक बार। उनकी एक आदत है किसी को माँ बहन की गाली दे देना। देखिए, अगर आप किसी को गाली देते हैं तो निसंदेह ये आप गाली देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उस आपके थ्रू पूरा का पूरा आपके परिवार का जो कल्चर है वो सामने आता। अगर मैं गलत करता हूँ तो निसंदेह मेरे पूरे परिवार के कल्चर के ऊपर में कि मुझे अच्छी तरबियत नहीं मिली, अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली है, मुझे अच्छे संस्कार नहीं मिले हैं, ये पूरी का पूरा परिवार सामने आ जाता है। तो मेजर जनरल बख्शी की एक गलती की वजह से आज पूरा का पूरा सेना अपमानित हो रहा है। ऐसे तो जनता उन्हें बहुत हद तक सपोर्ट भी कर रही है। ट्विटर, फेसबुक पर #YouAreBrave, YouArePride ट्रेंड कर रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ है कि जनता तो आतंकवादियों को भी समर्थन दे देती है। आपने देखा कि कश्मीर में एक आतंकवादी को पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया और पूरा का पूरा कश्मीर सड़कों पर था। तो क्या हम मान लें कि कश्मीर के लोग आतंकवादियों के पक्षधर हैं या वो आतंकवादी महान था? कुछ लोग गोडसे को पूछते हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देते हैं। तो क्या हम मान लें कि गोडसे महान था और हमारे देश के बापू जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, क्या वो गलत थे? आपने बहुत सारे शो के दौरान ये भी कहा कि जनरल बख्शी को इस तरह की ऊँची वाक्या बोलना शोभा नहीं देता और आपने खुद हमारे भी एक इंटरव्यू में उन्हें गालियों से नवाजा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कभी उनको कोई गाली नहीं दी। आपने दिया है हमारे मैंने कोई गाली नहीं दी, आप मुझे दिखा दीजिए। एग्जैक्टली, हमारे इंटरव्यू में हमारे पास वो वीडियो भी है जिसमें आपने ही उन्हें बहुत सारी गालियाँ भी। और मुझे लगता है कि गलती जनरल बख्शी की नहीं है, गलती उसकी माँ की है कि वो किसी पाकिस्तानी सुअर के साथ सो गई होगी, जिसका नतीजा है कि जनरल बख्शी के जैसा सुअर जन्म लेता है। Game over। मैंने कभी गाली नहीं दी, मैं कभी भी किसी इंटरव्यू में गाली नहीं देता। मैंने कोई गाली नहीं दी। मैंने ये ज़रूर कहा कि जनरल बख्शी के ये शब्द बता रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे आपने देखा है कि नीच शब्दों का प्रयोग पाकिस्तानी करते हैं। अगर उनको कुछ बोलने को नहीं मिलता है तो सीधे गाली गलौज पे उतार हो जाते हैं। ये पूरी दुनिया जानती है इस चीज़ को। तो मैंने वही कहा था कि जनरल बख्शी की गलती नहीं है, जनरल बख्शी की माँ की गलती है कि किसी पाकिस्तानी सुअर के साथ सो गई होगी, तो ऐसा जनरल बख्शी जैसा सुअर पैदा हुआ। इसमें ये कोई गाली तो नहीं है। एक मेजर जनरल को गाली देना शोभा देता है क्या? मैंने तो गाली नहीं दी। मैंने तो ये चीज़ बताया है कि जहाँ की वो उपज है, मैंने वो उनको बताया। मैंने कोई गाली नहीं दी उनको। ये गाली है क्या? मैंने सिर्फ ये बताया है कि उनकी भाषा एक पाकिस्तानी की भाषा है और एक पाकिस्तानी की भाषा तभी हो सकती है जब वो किसी पाकिस्तानी की पैदाइश हो। तो इसमें मैंने गाली तो नहीं दी, मैंने उनकी हकीकत बताई। क्या भारतीय सभ्यता संस्कृति में किसी को माँ की गाली देना अलाउड है क्या? कोई भी भारतीय किसी दूसरी भारतीयों को ये भारत के
हमारे देश को भारत माता कहा जाता है, भारत पिता कहा गया है क्या? और आप उस देश में रहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं और किसी भारतीय महिला को गाली देते हैं, ये शोभा देता है क्या? तो कोई भी भारतीय किसी भी भारतीय नारी के साथ में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है, और अगर वो करता है तो निस्संदेह वो हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान का हो सकता है, किसी पाकिस्तानी की पैदाइश हो सकता है। इसलिए मैंने कहा, मैंने उनको गाली तो नहीं दिया, मैंने यही शब्द बोले जो आपके सामने बोल रहा हूँ, और मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ। कोई भी भारतीय किसी को गाली, मैंने गाली नहीं दी। आप मुझे बताइए ये क्या गाली है? ओके, आपने ये भी कहा है बहुत बार कि जनरल बख्शी मेजर आर्मी के साथ मिलकर वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को भारत में पनाह देते हैं, तो एक मेजर को इस तरीके से बोलना कितना उचित है? इस तरीके से तो आप पूरे आर्मी पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं पूरी आर्मी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। 1972 का जब वार हो रहा था तो श्रीमती गांधी ने कहा था कि वार के लिए तैयार रहना होगा, और इसी जनरल बख्शी ने कहा था कि हमारी सेना वार के लिए तैयार नहीं है। और आपने देखा था कि 1972 के वार में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़ों में बांट दिया था। अरे हमारी सेना हमेशा मजबूत रही है। कुछ इक्का दुक्का लोगों के कारण ही देश में आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं। बॉर्डर पे सेना के ही लोग तैयार होते हैं, बैठे होते हैं, और जनरल बख्शी टाइप लोगों की वजह से ही बॉर्डर को पार करके आतंकवादी हमारे देश के सरहद में घुस जाते हैं। मैंने वही कहा है कि जनरल बख्शी टाइप लोगों की वजह से ही देश में आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। आप मुझे बताइए कि पुलवामा का जो हमला हुआ था उसमें क्या कोई शामिल नहीं रहा होगा क्या? आपने देखा कि जो एक डीएसपी पकड़ा गया था जम्मू कश्मीर में, जी, पाकिस्तानी गतिविधियों में शामिल था। कई एक बार ऐसी खबरें आती कि ISI के एजेंट के तौर पे हमारे कुछ जवान शामिल होते हैं। तो आपका कहना है कि जनरल बख्शी टाइप लोग मैं वही कह रहा हूँ, मिले हुए हैं। जनरल बख्शी टाइप लोगों की संलिप्तता की जाँच होनी चाहिए। मैंने स्पष्ट तरीके से कहा, हमारी सेना प्राइम मिनिस्टर के आने से मजबूत नहीं हुई है। इस प्रकार की अभद्रता नेशनल टीवी शो पर क्या दर्शाती है? देखिए, कुछ लोग कुर्सी के लालच में, रुपयों के लालच में इस देश का सौदा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जनरल बख्शी को भी ऐसा लगता है कि रुपए के लालच में, पद के लालसा में वो ऐसा बोलेंगे तो हो सकता है प्रधानमंत्री की नज़र उन पर जाएगी। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, गाली दो और सत्ता पाओ। नीतीश कुमार जी को गिरिराज सिंह ने खूब गालियाँ दी, मुसलमानों को खूब गालियाँ दी, केंद्र में मंत्री बन बैठे हैं। इस चीज़ को आप हिंदू मुसलमान से कितना जोड़ कर देखते हैं? मैं हिंदू मुसलमान से इसको लेकर नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है कि देश में रहने वाला हर इंसान भारतीय है, हर महिला इज्जत के काबिल है, और अगर जो भी इस तरह की बातें करता है वो गलत है, और मुझे लगता है कि गलत को गलत कहना चाहिए। और विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो इसमें आप गठबंधन के साथ हैं या अपना खुद चुनाव? मजबूती के साथ गठबंधन में है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। और आज भी हमारी उम्मीद जिंदा है। हमें लगता है कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को ईश्वर सद्बुद्धि देंगे, और वो जो सपना लेकर घूम रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना है उन्हें, तो वो सपना पूरा हो। लेकिन जिस तरीके का माहौल बनना जा रहा है महागठबंधन में, वो ख़तरनाक है, और कहीं ना कहीं से हमें लगता है कि जल्दी अगर ये लोग नहीं जीते तो बहुत लेट हो जाएगा। कहा जा रहा है महागठबंधन में बहुत सारे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है, मैं स्वीकार करता हूँ इस चीज़ को। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता कहते हैं कि हम कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाएंगे। आखिर क्या वजह है? कुछ तो प्रॉब्लम है। चीन या पाकिस्तान, जो भी एक दल मंच में आप क्यों नहीं साझा करते हैं चीन और पाकिस्तान को? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चीन और पाकिस्तान कोई नहीं, मुल्क से जो भी दुश्मनी करता है मैं सबको एक निगाह से देखता हूँ। चाहे नेपाल है जिन्होंने आज हमारे मैत्री पुल को अपना पुल घोषित कर दिया है, चाहे पाकिस्तान, चाहे चाइना हो, या चाहे भूटान ने जिन हमारी पानी को रोक दिया है। मैं चारों मुल्क को एक ही पैदान पे देखता हूँ। देखिए, कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर दुश्मन देश की बातें करते हैं। अगर वो मुस्लिम कंट्री का है तो पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन चाइना हमारे 20 जवानों को मारता है तो कोई प्रदर्शन नहीं होता है, कोई श्रद्धांजलि सभा नहीं होती है, कोई आक्रोश मार्च नहीं निकलता है। तब सवाल खड़े होते हैं। हमारे पैमाने में हर वो देश, हर वो मुल्क हमारा दुश्मन है जो हमारे नागरिकों को, हमारे सैनिकों पर अटैक करता है, वो हमारा दुश्मन है। लेकिन सत्ता में बैठे कुछ लोगों को लगता है कि अगर पाकिस्तान वही हिमाकत करता है तो आप कहते हैं कि देखो भाई पाकिस्तान ने कर दिया, लेकिन चाइना अगर वही गलती करता है तो आप खामोश हो जाते हैं। आपने देखा कि गलवान में क्या हुआ हमारे जवानों के साथ में, पत्थर से पूछ कर हमारे जवानों को मार दिया। क्या
वो हमारे खून थे, हमारे लिए -डिग्री टेम्परेचर में खड़े थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जाते हैं, चाइना के ख़िलाफ़ एक लाइन तो छोड़ दीजिए, चाइना का नाम लेना मुनासिब नहीं समझते हैं। क्यों डरते हैं आप? अरे देश की 130 करोड़ जनता आपके पीछे खड़ी है, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। चढ़कर बोलिए ना, क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा? आपको क्या लगता है चाइना बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है हमारे देश पर? और प्रधानमंत्री भी इस मुझे पर लगता है चाइना से ज़्यादा हमारे देश की आंतरिक राजनीति भारी पड़ रही है देश पर। और अगर वो नहीं सुलझी, तो अल्लामा इकबाल में लिखा था कि न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न हो कि दास्तानों में। ऐसे ही नहीं लिखा था। जिन राइटर्स ने भी, जिन इतिहासकार ने, जिन साहित्यकार ने भारत के बारे में कुछ भी लिखा है, कुछ सोच समझ के लिखा है। और देश के वर्तमान हालात जो हैं, हम पहले आंतरिक झगड़ों से निपट लें, तब किसी और से लड़ेंगे। और देश कहीं ना कहीं से अर्थव्यवस्था के स्तर पर, बीमारियों के स्तर पर, या फिर अपोजिशंस को गाली देने में, इसी में व्यस्त है। हम चाइना से क्या लड़ेंगे? एग्जैक्टली। और आप जब देख रहे हैं कि मैप पर हमला हो रहा हो और सरकार ऐप बंद करने में लगी हुई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर ऐप सरकार को बंद करना एजेंडा होता, तो मुझे लगता है किसी भी ऐप से ज़्यादा ज़रूरी था पेटीएम को बंद करना, क्योंकि वो हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। सरकार को चाहिए था कि वीवो का जो करार है बीसीसीआई के साथ, वो रद्द कर दे, क्योंकि हमारे फिनांस से जुड़ा हुआ मामला है। हर एक न्यूज़ चैनल्स के ऊपर में, अखबारों में चाइनीज़ कंपनीज़ का विज्ञापन आता है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे चाइना ने हमारी अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया है। तो ऐप से ज़्यादा ज़रूरी था ऐसे चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना जो हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पे हावी हो रहा है। लेकिन सरकार है, ब्रांडिंग करने के लिए अपना काम करती है और वही कर रही। जो ज़रूरी था उसको उन्होंने सेकेंडरी बना दिया है, और जो ज़रूरी नहीं था उसको उन्होंने प्राइमरी बना दिया है। तो मुझे लगता है कि पहले जो प्राइमरी चीज़ें थी उस पर अटैक होना चाहिए, और जो नहीं हो रहा है। ऐप्स बंद होना चाहिए, निसंदेह होना चाहिए, लेकिन ऐप से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बॉर्डर को सील कर दीजिए कि चाइना का कोई सामान नहीं आए। आप कहते हैं हम झालर पट्टी जलाएंगे, चाइना का सामान को जला लेंगे। अरे चाइना का सामान जला रहे तो हम कितने बेवकूफ़ हैं। हमने परचेजिंग करा है, हमने ख़रीदा है, और हम अपनी अर्थव्यवस्था को ख़राब कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम चाइना के सामान को भारतीय बाज़ार में आने ही ना दें। ना आएगा, ना बिकेगा, ना हम खरीदेंगे। जिस चीज़ को अगर मैंने ये 1 लाख रुपए का फ़ोन ख़रीद दिया है और इस फ़ोन को मैं जला दूँ, तो मेरा 1 लाख रुपए तो बर्बाद हो गया। आप ऐसा करिए कि उस मार्केट में सामान ही ना आए, ना आएगा, ना मैं खरीदूंगा, ना मुझे जलाना पड़ेगा। तो देखिए, गलती सरकार करती है और तोहमत जनता पे लगाती है। वो सीधे तौर पे कहती है कि चाइना का सामान का बहिष्कार करो। अरे भैया, जिन शॉपकीपर्स ने चाइना का सामान खरीद कर यहाँ मंगा लिया है, वो अपनी दुकान पर सजा कर बेच रहे हैं। अगर आप उनके सामान को नहीं खरीदिएगा तो उनके घर का दरवाज़ा कैसे चलेगा? उनके घर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ेंगे? अगर आपको चाइना के सामान का बहिष्कार करना है तो बॉर्डर को सील कर दीजिए। कहीं मेड इन चाइना कोई भी सामान भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, ना आएगा, ना बिकेगा। तो ये तो सरकार कर नहीं रही। ऐप्स बंद करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा? जहाँ से ऐप से तो बस चाइना को थोड़ी बेनिफिट होता है, उससे तो हम भी कमाते हैं। अरे जिन ऐप्स को बंद किया उसमें 90% ऐप्स चाइना में ही प्रतिबंधित है। भारत में कोई लोगों को ये जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, टिकटॉक चाइना में प्रतिबंधित है। उसके अलावा मेरे पास में एक लिस्ट पड़ा हुआ है, जितने ऐप्स बंद करे उसमें से 90% ऐप्स तो पहले से चाइना में बंद है। भाई साहब, नया क्या किया है आपने? नया करते कि बॉर्डर को सील कर दीजिए, मेड इन चाइना कुछ भी नहीं आएगा। तब जाकर आप चाइना के साथ वॉर कर सकते हैं। एक तरफ चाइना का बनाया हुआ तिरंगा झंडा हर रेलवे स्टेशन पे आप लहरा रहे हैं। आपको पता है जिन कपड़े का उपयोग होता है वो कपड़े भी चाइना से बन के आते हैं। और शर्म की बात है कि हमने एक आंदोलन चलाया था हिंदुस्तान में, अपने मुल्क में, कि वी अपोज चाइना, चाइना हमारा दुश्मन है। और जो टी शर्ट्स हम पहन कर घूम रहे थे वो टी शर्ट्स भी मेड इन चाइना था। मतलब चाइना ने बाइकॉट चाइना का जो टी शर्ट्स आया था, वो टी शर्ट हम पहन कर घूम रहे थे कि बाइकॉट चाइना, और वो टी शर्ट्स भी चाइना से बन के हिंदुस्तान आया था। ये हालात हैं। और कोरोना के विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अनलॉक के बाद सीएम घर तक कोरोना में मैं सीधे तौर पे कहता हूँ कि सरकार पूरी तरह से विफल है। और मैं आज आपके माध्यम से ही मैं सुबह से बोल रहा हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पूरी तरह से लॉकडाउन कर देना चाहिए। और अगर लॉकडाउन नहीं किया, पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा देना चाहिए। और अगर कर्फ्यू नहीं लगता है तो ये बीमारी ऐसी बिगड़ेगी ना कि देश को बर्बाद करके रख देगी।
लॉकडाउन की वजह से तो बिहार विधानसभा चुनाव भी बहुत ज़्यादा प्रभावित चुनाव हो की रहे हैं। वजह से ये कर रहे हैं ना, लॉकडाउन हो जाना चाहिए अब तक। चुनाव ज़्यादा ज़रूरी नहीं, देश के आम आवाम ज़रूरी है। हम इलेक्शंस क्यों लड़ते हैं कि एक नई सरकार चुने थी जो जनता के लिए सोचे। यहाँ जनता मर रही है और हम चुनाव में बिजी हैं। पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन देश में ज़रूरी है, बिहार में कर्फ्यू ज़रूरी है, तब जाकर स्थितियाँ सुधरेंगी, नहीं तो बर्बादी के कागर पर हम जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे चैनल BTV के साथ, और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि हम बिहार झारखंड की हर खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।